Good morning everyone. Today I Astha on board from Mastro, the studio of English language. So today I am here to discuss with you all the poetry, the third poem, The Echoing Green. एंड जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, सो इट इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट थॉरली. एंड जैसे कि आपका लिटरेचर पार्ट, आपकी पोइट्री, सब कुछ थॉरो होना चाहिए, जैसे कि जिससे आप हायर मार्क्स स्कोर कर सकते हो. और टुडे हम द इक्विन ग्रीन डिस्कस करेंगे बाय विलियम ब्लेक. एंड बहुत ही ईजी पोएम है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. ईजी स्टैंजाज में, ईजी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाऊंगी. एंड स्टार्टिंग विद द सेंट्रल आइडिया, सो लेट्स स्टार्ट. This poem brings us a scene of village green on the warm afternoon in the late spring. The sun rises with the rising of sun, the skies are bright. Happy church bells to welcome the spring season. The skylark and the thrush who live in the bushes sing loudly in the tone and the cheerful sounds of the bells on the village green plain. Now, इसमें क्या हमारे को पोएट कहना चाहता है कि एक सीन है विलेज का जिसमें वार्म आफ्टरनून है और जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, सनराइज़ कर रहा है, जैसे जैसे सनराइज़ कर रहा है वैसे वैसे स्काई ब्राइट होता जा रहा है. हैप्पी चर्च, बहुत चर्च में बेल्स रिंग्स कर रही हैं बिकॉज स्प्रिंग को वेलकम किया जा रहा है. द स्काईलार्क एंड द थ्रश, ये दो बर्ड्स हैं जो लिव कर रहे हैं बुशेस में, जो रहते हैं. एंड वो ज़्यादा अपनी मतलब लाउड टोन में, चेयरफुल साउंड में गाने गा रहे हैं, अपने वर्ड्स में गाने गा रहे हैं ऑन द विलेज ग्रीन प्लेन, विलेज के अंदर. So now coming to the introduction part. Now what the poem says is, this poem has taken from William Blake's Song of Innocence. We get a picture of the open green space with cheerful shouts of children and the song of birds. As the children play, the older people get relaxed. These old people feel happy by seeing their progeny coming towards themselves. They are reminded of their own childhood. John tries to forget the cares and miseries of his life. He thus shares the carefree laughter of children. The poem shows a link between man and nature. Now what the poet says here is, वो एक विलियम ब्लेक की सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है जो कि इसमें एक्सप्लेन की गई है. वो कह रहे हैं कि हम एक पिक्चर देखते हैं, बहुत ही बड़ी ओपन ग्रीन स्पेस है, जैसे कि एक गार्डन या फिर एक पार्क, जिसमें कि बच्चे बहुत ऊंची ऊंची खेल रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ों में इधर उधर भाग रहे हैं, सॉन्ग ऑफ बर्ड्स सुनाई दे रहे हैं. एज द चिल्ड्रन प्ले, जैसे जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ओल्डर लोग उसी चीज़ को उससे रिलैक्स फील कर रहे हैं. एंड एज दे आर सिटिंग अंडर एन ओक ट्री, वो ओक ट्री के नीचे बैठे हैं, एक शेड के नीचे बैठे हैं, जिससे वो अपनी प्रोजेनी को, मतलब अपनी जनरेशन को देख रहे हैं. दीज पीपल, ओल्ड पीपल, फील हैप्पी एज दे वॉच द चिल्ड्रन एट प्ले. ना वो कहते हैं कि जैसे कि ओल्ड पीपल देख रहे हैं बच्चों को, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको अपना चाइल्डहुड याद आ रहा है. नाउ जॉन, हु इज़ जॉन हेयर? जॉन एक बंदा है इन लोगों में से ही, ग्रुप ऑफ पीपल में से ही, जो कि अपनी सारी केयर्स और अपनी मिजरीज़ को भुला रहा है और उन बच्चों को देख के रिलैक्स फील कर रहा है. He thus shares the carefree laughter of the children. The poem shows the link between man and nature. Now इसमें हमारे को पोएम में वो बता रहे हैं, उन्होंने एक वो शो किया, लिंक शो किया मैन और नेचर में. Now moving on to the stanza. Now I'll explain you the stanza and explanation of the stanza. Slow करके हम सारे stanzas cover करेंगे and then we'll move on to the back exercise. Now first stanza is, the sun arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and the thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the equine green. Now here literary devices are also used, literary device भी यूज़ हो गए हैं, rhyme scheme यूज़ की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो lines rhyme कर रही हैं. So these things we'll discuss at the last. In this stanza, the poet describes how the skies are made happy by rising of the sun in the springtime on the green, and the bells are being rung to welcome the loveliest of the season. नाउ इसमें हमारे को पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे कैसे स्काइज हैप्पी होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सन राइज कर रहा है वैसे वैसे स्काइज ब्राइटर होते जा रहे हैं. स्प्रिंग टाइम में ग्रीन पार्क्स में बेल्स रंग हो रही हैं, उनको बेल्स की आवाज़ें सुन रही हैं जो चर्च में रंग हो रही हैं. लवलीस्ट सीजन को वेलकम किया जा रहा है जो कि है स्प्रिंग सीजन. द स्काईलार्क एंड द थ्रश हैव फ्लोन बैक टू द नॉर्थ एट दिस टाइम. वो कह रहे हैं कि दोनों बर्ड्स दोबारा फ्लाई कर चुके हैं नॉर्थ की तरफ. Many birds are chirping at the top of the bushes, outlining the green area. वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं जो कि चर्प कर रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ में सुन रहे हैं, गा रहे हैं और ग्रीन एरिया को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ पार्क को कवर कर रहे हैं. These birds are singing along the tune of the ringing bells to produce an euphonious melody.
वो कह रहे हैं कि ये बर्ड सिंग कर रहे हैं ट्यून के अलोंग अलोंग, जैसे जैसे बेल रंग करती जा रही है चर्च की, वैसे वैसे ये गा रहे हैं और एक मेलोडी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. द पोएट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्रीन एंड सेज दैट द प्ले इज क्लियरली सीन एज द ग्रीन इकोज विद ऑल द चीयरफुल साउंड्स ऑफ द स्प्रिंग. ना इसमें पोएट आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने आप का चाइल्डहुड रीऑन कर रहा है, अपने आप का चाइल्डहुड याद कर रहा है. कि जैसे वो कहता है कि मेरे को क्लियरली सीन हो रहा है, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि कैसे ग्रीन इकोज, कैसे कैसे मेरे को आवाज़ें उन बच्चों की सुन रही हैं, चीयरफुल साउंड्स ऑफ द स्प्रिंग सुन रही हैं, ये सब चीज़ें मुझे याद में आ रही हैं. तो वो अपने चाइल्डहुड में बैक द स्टोरी जा रहा है. दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ विल कम ऑन टू द सेकेंड. The second stanza says, Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, Such were the joys when we all were girls and boys. In our youth time we were seen on the echoing green. Now in this stanza, the poet wants to say that he entirely forgets his age. उसको अपनी बिल्कुल एज भूल चुकी है, जैसे जैसे वो बच्चों के बारे में बोल रहा है. ही लुक्स एट द ग्रुप ऑफ ओल्ड सिटीजन. वो जैसे जैसे बड़े लोगों को देखता जा रहा है, वो लार्ज एंड कंफर्टेबल शेड ओक ट्री के अंदर बैठे हैं नीचे. अमंग दिस ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स के अमंग एक आइसोलेट बंदा है जिसका नेम है जॉन. ही इज़ इन अ वेरी मेरी मूड. वो बहुत ही अच्छे मूड में है. इट सीम्स एज इफ इन एबल टू फॉरगेट ऑल हिज मिजरीज, ऑल हिज थिंग्स. वो जैसे जैसे बच्चों को देख रहा है, वो अपनी सारी मिजरीज, अपना सारा कुछ भूल रहा है. He was making him anxious previously and is quite relaxed. अब वो कह रहे हैं कि वो मिजरीज जैसे जो उसको पहले पहले एंक्शियस फील करा रही थी, वो अब उसको रिलैक्स्ड फील करा रही हैं. When the older generation sees their progeny at play, they reminisce about their own childhood. Now they say कि जैसे जैसे older people बच्चों को देखते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं खेलते हुए, वो वैसे वैसे अपनी ओल्ड चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को रिमिनेंस कर रहे हैं. जैसे जैसे अपनी प्रोजेनी को वो देखते जा रहे हैं, वो अपनी जनरेशन को देख रहे हैं खेलते हुए, वैसे वैसे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है. They say that they had been as happy as the children are now, for they had also been their seasons of joy and green. अब यहाँ पे क्या ओल्ड पीपल कह रहे हैं कि जैसे वो बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग वेरी नाइसली, वो वैसे ही अपने ओल्डर चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं. उनको वैसे ही उस सीज़न में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. स्प्रिंग सीजन है सीज़न जिसमें सारे बहुत इन्जॉय करें, ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है. ये नॉर्मल सा सीज़न होता है जिसमें सारे बैठ के अपना इन्जॉय करते हैं. तो वैसे ही ओल्डर लोगों को अपनी सारी चीज़ें दोबारा रिमिनेंस हो रही हैं, दोबारा याद आ रही हैं. So this was the end of the second stanza. Now we'll move on to the third. Till the little ones weary, no one more can marry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like the birds in their nest, are ready for rest, and support no more seen on the darkening green. Now what the poet wants to say here is, in this stanza the poet says the younger children become tired fast and cannot play anymore. Now वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे नहीं खेलते, जनरली दे डू नॉट गो आउटसाइड एंड प्ले. उनकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, सब आजकल अपने फ़ोन्स पे बिजी हैं, अपने बिजी स्केड्यूल्स में बिजी हैं. सो देन दे रेस्ट इन द हेड्स ऑफ द लैप्स. वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो टायर्ड होते जाते हैं, तो वो आके अपने मदर के लैप में रेस्ट करते हैं. ब्रदर्स एंड सिस्टर लाई टुगेदर, वो इकट्ठे सोते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो उनका रिलेशन होता है. रेस्टिंग इन द सेम प्लेस, वहीं सोते हैं जहाँ पे ब्रदर्स होता है, वहाँ वहीं सिस्टर्स होती है. Just as on the heads of the laps of the mothers, brother and sisters lie together, resting in the same place, just as the little birds of their nest. वो वहीं रहते हैं जैसे कि नेस्ट में पिजन्स रहते हैं, जैसे बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में अपने पूरी फैमिली के साथ, वैसे ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपनी पूरी फैमिली के साथ सोते हैं. As a result, no one else can be seen playing on the green anymore. वो पोएट कह रहा है कि as a result कोई भी अब ग्रीन पार्क एरिया में दिखता ही नहीं है खेलते हुए. So the sun sets and the whole area is darkened. तो जैसे जैसे सनसेट होता है, जैसे जैसे शाम होती जाती है, वैसे ही सारा एरिया डार्क हो जाता है, सुनसान हो जाता है, मतलब मायूस हो जाता है, कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, खाली खाली लगता है सब कुछ. तो here poets wants to instigate us this. So coming on to the back exercise, firstly we'll discuss the stanza given, the sun does arise wala, and the questions here are name the poet and the poem. As you know, the poet's name is William Blake and the poem's name is The Echoing Green. Name the birds which sing to welcome the spring. Now हमने सबसे ज़्यादा इसमें दो birds के नाम सुने जो कि है skylark and thrush. So the answer here goes skylark and thrush are singing songs to welcome the spring.
Next question goes here, what purpose does the ringing of the merry bells serve in the poem? Now here people have gathered in some nearby church where bells are ringing the welcoming spring. Now वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे बंदे गैदर हुए हैं क्योंकि चर्च की बेल्स रिंग कर रही हैं क्योंकि स्प्रिंग को वेलकम किया जा रहा है, तो ये आंसर है. Fourth question goes, how can you say that the mood in the poem is happy and carefree, celebrating a close bond between man and nature? Now this is an important question. You should look around it. The mood in the poem is happy and carefree. The sun has risen, the sky is handwritten. Half boys and girls are having fun and frolic. Birds are singing. There seems to be harmony between man and nature. नाउ इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये मूड हैप्पी मूड में पोएम बोली गई है कि केयरफ्री मूड में बोली गई है. वो कह रहे हैं कि ये लाइंस इंडिकेट करती हैं द मूड इन द पोएम इज़ हैप्पी एंड केयरफ्री. कैसे? द सन हैज़ रिजन एंड द स्काईज आर ब्राइट. अब इससे हमारे को क्या इंडिकेट होता है कि खुशी का माहौल चल रहा है. जैसे जैसे सन राइज कर रहा है वैसे वैसे स्काईज ब्राइट होते जा रहे हैं. हैप्पी बॉयज़ एंड हैप्पी गर्ल्स आर हैविंग फन एंड फ्रॉलिक. हैप्पी गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैप्पी हैं, ये सारे अपने आपस में फ़न कर रहे हैं, खेल रहे हैं. बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स गा रहे हैं अपने ओन वर्ड्स में. There seems to be harmony दिख रही है between man and nature, so it is a carefree and a happy poem. Coming on to the next passage, till the little ones vary. The questions for these are, what do the words vary, descend and end of the rest suggest? Now the answer here goes, they all suggest that activities on the equine green are going to an end. वो कह रहे हैं कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो सारी एक्टिविटीज़ इक्विंग ग्रीन में हो रही हैं वो सारी एंड पे जाती जा रही हैं. नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. चिल्ड्रन, बर्ड्स, men and women take rest at the end of the day. These are the answers for these questions. Why has the equine green become the darkening green? The sun sets, night falls and the equine green becomes the darkening green. Now जैसे जैसे बच्चे अपने मतलब टायर्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वैसे वैसे वो कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं आते खेलने, तो ग्रीन एरिया जो है वो खाली हो गया है. सो दैट्स वाई दे आर इंडिकेटिंग कि डार्कनिंग ग्रीन हो रही है. जो सारे ग्रीन एरियाज़ हैं वो डार्कन हो रहे हैं क्योंकि उसमें बच्चों की आवाज़ें नहीं सुन रही, बच्चे खेलने नहीं आते, तो उस चीज़ से मतलब शो नहीं हो पा रही. या फिर वो सन जैसे सेट हो जाता है, नाइट फॉल हो जाती है, तो वहाँ जाकर बहुत सुनसान एरिया हो जाता है. दैट्स वाई दे आर सेइंग दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़, name the figure of the speech used in these lines. Many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest. Now here the literary device used is simile. The last question is, give the rhyme scheme in the first 4 lines of the passage. The rhyme scheme answered here is A and B because it is rhyming all over. आप फर्स्ट जैसे कि पढ़ सकते हो. आई विल गो बैक टू द फर्स्ट स्टैंजा. इट सेज, द सन डज अराइज एंड हैप्पी एंड मेक हैप्पी द स्काइज. द मेरी बेल रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग. नाउ अराइज एंड स्काइज गोज A एंड रिंग एंड स्प्रिंग्स गोज B. सो दिस इज द आंसर A, B. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पोएम. होप यू अंडरस्टूड इट. मेरे को ये है कि आपको समझ आया हो. एंड इट इज़ वेरी ईजी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. प्लीज़ इसको डिफ़िकल्टी के साथ मत समझना. इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके अगर आप समझोगे तो आपको ज़रूर ये पोएम समझ आएगी और ईजी लगेगी. एंड होपफुली यू अंडरस्टूड इट. यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स. प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो. स्लोली करके स्मॉलर चंक्स में अपनी पोएम्स को याद करो बिकॉज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. And so all the best to you guys. Please be careful while doing your exams. Please be careful while reading everything. Be thorough with your literature part. Be thorough with your poetry. So thank you and all the very best to you.